पहली खबर पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर वार किया तो अब प्रियंका गांधी खुलकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल उठाए और नरेंद्र मोदी पर जमकर अपने शब्द बाण छोड़े। उन्होंने कहा कि मोदी ने किसानों की हजारों करोड़ की जमीन अपने दोस्तों को कौड़ियों के भाव दी है, वो हमें ABCD न पढ़ाएं। ये खबर अखबारों के पहले पन्ने पर है। उधर यूपी में चौथे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग इसके लिए कोशिशों में जुट चुका है। इस खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाई हैं। अगर आगे बढ़े तो मायावती ने बीजेपी और एसपी पर सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ सके तो वो देश क्या संभालेंगे। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग से यूपी में अगले चरणों में होने वाले चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की है और ये खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। चलिए और कौन कौन सी खबरें जो हैं वो सुर्खियों में हैं, अखबारों के पन्ने पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी मौजूद हैं। विवेक, जी धन्यवाद आशुतोष। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला जी हैं जो खबरों की समीक्षा करेंगे हमारे साथ। पहली खबर जिस पर सर हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली कल बीजेपी में शामिल हो गए और हो सकता है वो बीजेपी से चुनाव भी लड़े, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है और जिस तरह की सेंधमारी अब एक दूसरे के घर में लगाने की कोशिशें हो रही बड़े नेताओं के, क्या लगता है आपको किस तरह के संकेत और किस तरह की राजनीति है ये? देखिए, जिसमें दो बातें हैं। एक तो जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी को बिल्कुल कांग्रेस के चुनाव प्रचार से दूर रखा गया और उन्होंने जो चुनाव शुरू होने के पहले कह दिया अब आइंदा से मेरी कोई भूमिका नहीं है और अब मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। उसके बाद उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि राहुल गांधी ही अब प्रधानमंत्री होंगे और वो जब कहें तो मैं हट जाऊं। इस सबसे एक जो है उनके व्यक्तिगत तौर पर तो मनमोहन सिंह के लिए बहुत निराशाजनक है और उनके लिए असम्मानजनक भी है। तो अब कोई उनका स्टेक बचा नहीं, न मनमोहन सिंह का कोई स्टेक बचा, न उनके परिवार का कोई स्टेक बचा। तो एक तो इसमें यह है कि मनमोहन सिंह का अब कोई जो भविष्य नहीं है, तो वो अब एक तरह से वो अपॉइंटेड थे। गांधी नेहरू परिवार ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए बने थे, कोई अपने वजह से बने नहीं थे। और जाते जाते भी उनको जिस प्रकार से वो उनका कार्यकाल के जो बात बड़ी महत्वपूर्ण दलजीत सिंह कोहली ने कही है जो अखबारों में छपी है, वो ये कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बहुत अपमान किया और उनको जो उनका जीव था वो मिला नहीं कांग्रेस पार्टी को। वही मैं कह रहा हूं ना, ये बात सच है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस कारण से कि मनमोहन सिंह जी का खुद का कोई हाथ है, उन्होंने अपने सौतेले भाई को भाजपा में भेज दिया, ऐसे नहीं लगता। तो क्योंकि मनमोहन सिंह का ऐसा चरित्र नहीं है, इस प्रकार से लगता नहीं। और कोई भाई, हर परिवार में इस प्रकार के लोग होते हैं महत्वाकांक्षी की एक भाई एक जगह रहता है, दूसरा दूसरी जगह चला जाता है। अब वरुण गांधी और राहुल गांधी का ही देख लीजिए, तो उनकी अपनी राजनीति। लेकिन सर ऐन चुनावों के वक्त जब बिल्कुल चुनाव चरम पर है और कुछ ही फेजेस बचे हैं, कांग्रेस के लिए ये झटका माना जाए? बिल्कुल झटका, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ही है। कारण उसमें जो बराबर से भारतीय जनता पार्टी, दूसरे लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है और वो केवल जो है रबर स्टैंप के जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो उस पर एक प्रकार से और भी मुहर लगा दी। उनके अपने मनमोहन सिंह के खुद भाई ने जब छोड़ दिया साथ और भारतीय जनता पार्टी में चले गए और मोदी ने जिस प्रकार से किया, तो ये भी कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की सफलता तो है ही है। उसी के साथ साथ जैसे जैसे ये चुनाव अपने परिणति पर जा रहा है, अंतिम चरण आ रहे हैं,
उसमें ऐसे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन जोर पकड़ते जा रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे करके पीछे हटती जी जा रही है। बिल्कुल। वैसे आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में होगी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत करीबी रिश्तेदार करुणा शुक्ला जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की ओर से संबोधित करेंगी। तो एक दूसरे के बड़े नेताओं में सेंधमारी और उनको प्रोजेक्ट करने की जो रणनीति उस पर लगातार काम हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से जवाबी कव्वाली चल रही है। मोदी एबीसीडी बंद करे प्रियंका का। कई बार मोदी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा मॉडल क्या है और किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा। प्रियंका की तरफ से कहा गया गुजरात में कौड़ियों के भाव जमीन दी गई। राहुल गांधी भी इस बात को कहते थे, लेकिन तब इतनी बड़ी खबर नहीं बनती थी जितनी प्रियंका के कहने पर बन रही है। ऐसा है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। कारण भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो जो कुछ कहते हैं वो केवल नरेंद्र मोदी की बात नहीं होती, वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी बात होती है जी। कांग्रेस का जहां तक परिचय है, अब वो केवल गांधी परिवार तक रह गया और इसको पिछले साल 2 साल के अंदर था तो पहले से, माने परिवार का जो महत्व तो कांग्रेस पार्टी में पहले से था। लेकिन इसके पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्वाभाविक रूप से बड़े नेता थे, जैसे प्रणब मुखर्जी थे, इस लेवल के और भी बहुत सारे लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि केवल जो परिवार है, परिवार का महत्व तो है, लेकिन दूसरे लोग बिल्कुल महत्वहीन है, ऐसे नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि डिसीजन मेकिंग में उनका भी कुछ रोल है। अब इधर कम से कम साल 2 साल से ऐसी स्थिति हो गई, एक एक करके सारे नेता किनारा कर लिए जी। तो अब जो है वो पूरा सारा पार्टी को संभालने का जो दायित्व है वो गांधी नेहरू परिवार पर आ गया। अब वो भी व्यक्तिगत रूप से वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, यही तीनों लोगों को जवाब देना है। बाकी कोई जब जवाब देने वाला नहीं रहा। ये लोग जो कहें उसमें हाँ में हाँ मिलाने के लिए राजीव शुक्ला या और दूसरे नेता लोग भले बात करें, लेकिन ये सारे जो प्रश्न और उत्तर एक प्रकार से यही तीनों लोग ही संभाल रहे हैं। अब जब प्रियंका गांधी के पति के ऊपर आरोप लगेगा और विदेशी पत्रिकाओं में बातें छपेंगी, तो जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आएगा तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार अगर हो जाएगा, दूसरा कोई तो शुक्ला जी, इस बात में आपको कितना दम नजर आता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया जा रहा है या विदेशी अखबारों में उनके नाम की चर्चा हो रही कि 1 लाख से 325 करोड़ कुछ ही साल में हो गए, ये बातें उठाना नाजायज है? नहीं, बातें उठाना क्यों नाजायज है? इसलिए नाजायज नहीं है कि कांग्रेस ने आखिर किया क्या। इस बात को सबसे तो पहले उठाया आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने, और जब केजरीवाल ने इस बात को उठाया तो कांग्रेस ने कोई दम नहीं। जब आप दूसरों के बारे में कहते हैं कि जांच कराई जाए, तो अगर कांग्रेस ने फेयरनेस दिखाई होती तो उनको ये कहना चाहिए था, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा की सारी जो उनकी संपत्ति की जांच के लिए हम एक आयोग बनाते हैं, एक हम जुडिशियल। यहां तक भी किया कि वो जो हरियाणा का जो अधिकारी और जिसने खेमका ने जो कुछ अगर कुछ किया भी तो उसको भी दबाने की कोशिश की गई। तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं 2 प्रांतों में रॉबर्ट वाड्रा को सबसे फायदा हुआ। तो कांग्रेस ने कोई फेयरनेस नहीं दिखाई। फेयरनेस तक होती जबकि कांग्रेस मिलाकर अभी जो चरण बचे उसमें ये इश्यूज ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल। आज अखबारों में एक विज्ञापन भी भाजपा का छपा है नरेंद्र मोदी का, दा से दामाद नहीं दा से देश होना चाहिए। तो जो व्यक्तिगत हमलों की राजनीति हो रही है, जिसको कहा जा रहा है, अब वो विज्ञापनों में भी नजर आने लगी है। एक और आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि मायावती ने कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस से बात की और ये कहा कि केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव हो। और इसी से जुड़ी खबर यह है कि फिरोजाबाद और इटावा के 5 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान की बात मान ली है चुनाव आयोग ने। और जो बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि तकरीबन 208 पोलिंग सेंटर पर बूथ कैप्चरिंग हुई, उसके बारे में भी रिपोर्ट मंगाई गई है। कल अयोध्या और बनारस गए थे प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी की टीम और वहां का जायजा लेकर के आई। ये जो बाकी बचे चरण हैं, इसमें ये आशंका मायावती की कि इसमें सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर कुछ करा सकते हैं, लिहाजा केंद्रीय बलों की निगरानी में पूरा चुनाव होना चाहिए। ये चिंता कितनी गंभीर है? ऐसा है कि आपने 2 बातें उठाई। एक तो जो है फिरोजाबाद में जो कुछ हुआ जी, इससे ये जरूर इतने बड़े पैमाने पर जो बूथ कैप्चरिंग होने का मतलब है कि वहां के जो अधिकारी हैं वो उनमें उनकी इम्पार्शियलिटी संदिग्ध है। ये तो बात सिद्ध है, क्योंकि सारे प्रदेश में और कहीं पे ऐसा नहीं हुआ और फिरोजाबाद में क्यों हुआ,
अब सारी बात कल इटावा में भी हुआ। हाँ, तीसरा जो फेज था उत्तर प्रदेश का, इसमें यही बेल्ट थी और ये बेल्ट थी, बहुत आशंका थी इस बात की। इसमें जो है वो मुलायम सिंह यादव का सबसे ज्यादा स्टेक भी इसी में था जी। उनके परिवार के लोग जगह जगह से खड़े थे। तो अब तो ये तो चुनाव आयोग जब इस पे अपना देखेगा, जांच कराएगा, तभी पता चलेगा। मगर कहीं न कुछ गड़बड़ है, ये बात तो दिख रही है। अब वही बात जो है, दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि बाकी जगहों पे क्या होने वाला है, कैसे वहां की स्थिति के बारे में, तो ये बात जरूर है। बनारस में मोदी का जो नामांकन हुआ और उसमें जिस प्रकार के नारे या जो शो है, उससे ध्रुवीकरण की तरफ ये चुनाव जा रहा है, ऐसा हमको लगता है। तो जो मायावती का जो संदेह है वो इस आधार पर है कि अगर यहां ध्रुवीकरण हुआ तो इसमें दो पार्टियों का लाभ होगा। एक तरफ जो हिंदू मतों का अगर ध्रुवीकरण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को, और अगर इस तरह से बड़ी तीव्रता आई इस ध्रुवीकरण में तो समाजवादी पार्टी और बनाम भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हो जाएगा। तो जो मुस्लिम मतों की जो दावेदार दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस और उसमें एक बहुजन समाजवादी पार्टी है, निश्चित रूप से इनको व्यापक पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनकी चिंता जायज है और उन्होंने यही बात समझ करके ये डिमांड की है कि वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाने चाहिए। एक छोटी सी खबर और, बाबा रामदेव का जो बयान है, बहुत इस तरह के बयान आजकल आ रहे हैं जो इस चुनाव में मर्यादित नहीं कहे जा सकते। जो बातें बाबा रामदेव ने कही, आपको नहीं लगता कि जिस दल का समर्थन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए सहयोग से ज्यादा उसके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं इस तरह के बयान? देखिए, ऐसे लोगों का जो पार्टी के जो मेंबर ने, उनके ऊपर कोई डिसिप्लिन तो लागू होती नहीं भारतीय जनता पार्टी की। उनका जब आप जाते हैं उनका सहयोग लेने, तो ये रिस्क जो है आपके पास हमेशा रहेगा। ये जो अनुशासन में नहीं है, अब उसको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई भी नहीं रहेगा, तो आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल झेलना पड़ेगा। चलिए, एक और खबर है कि मुलायम सिंह यादव को चेतावनी दी है। जो शिक्षा मित्रों को लेके इन्होंने बयान दिया था बुलंदशहर में, उस पर चेतावनी देकर के इनको छोड़ दिया गया है कि अब ऐसी बात आइंदा से वो नहीं करेंगे। एक इतने बड़े नेता के लिए जो निश्चित रूप से इस देश के राजनीति पे बड़ा रखते हैं मुलायम सिंह यादव, उनके वो इस तरह के बयान उन्होंने दिए और उसके बाद चुनाव आयोग ने चेतावनी दी। ये मुलायम सिंह यादव के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की बात भी है कि इतने बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो चिंता की बात तो है ही है, क्योंकि भाई आप जब कहेंगे और उसके ऊपर में जब कोई उसका नोटिस लेता है इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों को तीसरे चरण के चुनाव से हटा दिया गया था इन्हीं के बयान के कारण। हाँ, वो तो है, वो तो धमकी के रूप में था, ही धमकी का अंदाज था। तो इसलिए जैसे महाराष्ट्र में लिया था शरद पवार के बारे में, जी। उसी तरह से यहाँ पर भी था। तो आशुतोष, ये कुछ प्रमुख खबरें थी आज जो लखनऊ के अखबारों में फ्रंट पेज पर प्रमुखता से जिन्होंने अपनी जगह बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, पूरी खबर को बताने के लिए। कौन सी खबरों ने सुर्खियां बटोरी है, अखबारों के पन्ने पर जगह दी गई है किन खबरों को, और जेपी शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम विश्लेषण के लिए। आप सबका शुक्रिया।